दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के 3 सबसे सुंदर, सुरक्षित और उच्च जीवन गुणवत्ता वाले देशों को दिखाने वाले हैं। उनके बारे में हम मिलकर जानेंगे और आखिरी देश तो आपका दिल जीत लेगा। बने रहें हमारे साथ इन अद्भुत देशों की सैर में। ये है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। यहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका इन्हें खुश मिजाज इंसान बनाता है। इस देश में होती है बहुत ही अनोखी प्रतियोगिताएं, जिसमें पति अपनी पत्नी को उठाकर दौड़ते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये देश बड़े बड़े घास के मैदान, बर्फ से ढके पहाड़ और साफ समंदर के किनारे। यहाँ जो जितना अमीर होता है, उसे जुर्म करने पर उतना ही अधिक जुर्माना देना पड़ता है। इस देश की महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और इनकी खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहना। यहाँ के स्कूलों में 5वीं कक्षा से पहले बच्चों को कोई नंबर या फिर ग्रेड नहीं दिया जाता। सभी को एक ही जैसा माना जाता है, फिर चाहे वो पढ़ने में बहुत तेज हो या फिर थोड़ा कमजोर। ये है फिनलैंड, दुनिया का सबसे खुशहाल देश। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों से ये देश खुशहाली में नंबर 1 पर है। इसके पीछे की वजह है यहाँ पर सभी लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ज्यादातर बीमारियों का खर्चा सरकार खुद उठाती है। यहाँ मेडिकल इलाज अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर चीज मुफ्त है। यहाँ प्रकृति बहुत ही सुंदर और साफ है। यहाँ के लोगों को साफ हवा और पानी मिलता है। फिनलैंड को 2019 में सबसे खुशहाल देश माना गया था, जो आज भी है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को यूरो कहते हैं। फिनलैंड के लोगों को शांत रहना काफी पसंद होता है। ये जल्दी से नहीं बोलते, लेकिन अगर इन्होंने एक बार बात करनी शुरू करी तो फिर ये चुप भी नहीं होते। यहाँ के 87% लोग फिनलैंड में एक बहुत ही अनोखा कंपटीशन हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें पति और पत्नी हिस्सा लेते हैं। पति को अपनी पत्नी को कंधे पर या फिर पीठ पर उठाकर दौड़ना होता है, जिसमें पानी का एक तालाब पार करना पड़ता है। जो पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर सबसे पहले पानी को पार करता है, वो जीत जाता है और उसे बदले में पीने के लिए ढेर सारी बियर दी जाती है। ये लोग इस प्रतियोगिता को बड़े ही मजे से देखते हैं। ये प्रतीक है एक पत्नी और पत्नी के विश्वास का, जिसे फिनलैंड के ज्यादातर लोग खेलते हैं। शहरों में अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास करने के लिए काम होता है। उन्हें शहरों की आधुनिक सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वहीं 13% लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने गांव में रहना पसंद करते हैं। फिनलैंड उन देशों में गिना जाता है जहाँ का पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर है। इस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा के कोई भी 190 देशों में घूम सकता है। इसी वजह से यहाँ का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस देश में 56 लाख की आबादी है, जिसमें से 27 लाख पुरुष हैं और लगभग 29 लाख के आसपास महिलाएं। ये वो पहला यूरोपीय देश भी है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। आज फिनलैंड दुनिया भर में पुरुष और महिला को समान रूप से देखने वाले देशों में पहले नंबर पर गिना जाता है। साल 1906 में यहाँ की महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था और इसके ठीक 1 साल बाद यहाँ की महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल गया था। इस बात से पता चलता है कि फिनलैंड में महिलाएं अपनी भूमिका बहुत पहले से देती आ रही हैं। इस देश में महिलाओं को हर तरह से आजादी मिलती है। ये है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी, इसका दिल, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर है। देश की आधी से भी ज्यादा आबादी इसी शहर हेलसिंकी में बसती है। इस खूबसूरत शहर को 1950 में गस्तावस वासा ने बसाया था, लेकिन इसे पहचान मिली 1812 में, क्योंकि उस समय ये शहर रूस की राजधानी हुआ करता था। यहाँ की वास्तुकला और ठंडे इलाकों में रहने की इमारतों का डिजाइन बेहद ही खास और सुंदर है। हेलसिंकी में सेंट्रल स्टेशन एक प्रमुख जगह है। इसके अलावा
हेलसिंकी कैथेड्रल, जो कि एक चर्च है, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। टूरिस्ट यहाँ लगातार आते रहते हैं इसकी बनावट और खूबसूरती देखने। साथ ही साथ इस शहर में सोविंटोलिन एक किला है जो कि समंदर किनारे मौजूद है। ये इतना खास और पुराना है कि इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। ये किला स्वीडन के राजा एडवर्ड अगस्तस ने 1748 में बनवाया था। पहले इसे स्वीबॉर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1812 में जब रूस ने यहाँ कब्जा किया तो इसका नाम बदलकर स्विंटोलिन कर दिया था। ये देश उन कुछ खास देशों में से एक है जहाँ की आबादी लगातार घटती जा रही है, इसीलिए यहाँ की सरकार बच्चा पैदा करने पर पैसे देती है। जब यहाँ एक परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को हर महीने पैसे दिए जाते हैं जो परिवार के खर्चों और बच्चे पर होने वाले खर्चों में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा इस देश में जब माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उन्हें छुट्टियां भी दी जाती है जिसकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाती। ये छुट्टियां दोनों को इसलिए मिलती हैं ताकि वो छोटे बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकें। इन छुट्टियों के उन्हें अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। इसके अलावा माँ को एक अलग से पैकेज मिलता है जिसमें बच्चे के लिए कपड़े, बिस्तर, झूला, जूते और दूसरे जरूरी सामान होते हैं। इससे परिवार को काफी मदद मिलती है और उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, यहाँ तक कि ट्यूशन की फीस भी सरकार ही भरती है। बच्चे के स्वास्थ्य और बीमारी दोनों को ध्यान में रखते हुए इसका खर्चा भी यहाँ की सरकार ही उठाती है। दोस्तों, फिनलैंड में जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इतनी ठंड पड़ती है कि सर्दियों का मौसम 8 से 9 महीने तक रहता है, जबकि गर्मी केवल 3 महीने की आती है। इस देश में कई इलाके ऐसे हैं जब गर्मी के दिनों में सूरज रात में डूबता ही नहीं। सुबह के 3 बजे भी मानो लगता है यहाँ दिन ही हो रहा हो। गर्मियों के मौसम को यहाँ खूब एंजॉय किया जाता है, मानो कोई त्योहार आ गया हो। सर्दियों के मुकाबले दुकानों पर, सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ एक आइस रेस्टोरेंट है जो किसी फ्रिज की तरह ठंडा है। इस रेस्टोरेंट की हर चीज बर्फ से बनी है। कुर्सी, टेबल, सीढ़ियाँ, छत, दीवारें, सभी कुछ इन्हें सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है और गर्मी में ये अपने आप पिघल जाते हैं। इन्हें हर साल ये लोग दोबारा बनाते हैं। इनके डिजाइन देखने लायक होते हैं। लोग यहाँ आते हैं, एक अलग अनुभव करते हैं। यहाँ पर खाना जैसे ही बनता है उसे तुरंत परोस दिया जाता है, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि कुछ ही मिनटों बाद वो खाना पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। ये खूबसूरत देश 3,38,462 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि यूरोप के बड़े देशों में गिना जाता है। जबकि एरिया के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का 64वां बड़ा देश है। जितने लोग यहाँ रहते हैं उसके मुताबिक इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ सिर्फ 18 लोग रहते हैं और ये संख्या उत्तरी फिनलैंड में और कम हो जाती है। इस देश के 75% हिस्से पर कोई भी इंसान नहीं रहता। इस 75% हिस्से पर जंगल, झील और समंदर नजर आते हैं। फिनलैंड के लोगों को शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए 40 से 50% फिनिश लोग ऐसे हैं जो कभी शादी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो 40 साल की उम्र के बाद। लोग अपने करियर और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं और इनके लिए शादी प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं है। इस खूबसूरत देश को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। 70% से भी ज्यादा जमीन पर यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है और यहाँ 1,88,000 छोटी बड़ी झीलें हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि लेक साइमा। ये फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी साफ पानी की झील भी। ये अपनी सुंदरता, मछलियों और बोटिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर लोग अक्सर मजे करने आते हैं। इसके अलावा लेक इनारी भी यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। ये फिनलैंड के उत्तर में आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्नो मोबाइलिंग, आइस फिशिंग और बड़ी संख्या में लोग
कैंपनिंग करने आते हैं। ये है लेक पाइजाने, जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ ये झील यहाँ के नेशनल पार्क का भी हिस्सा है। यहाँ पर भी लोग अपना खाली समय बिताने आते हैं और खूब एडवेंचर करते हैं। तो ये है आयरलैंड, जो कि एक आइलैंड देश है। यहाँ कई छोटे बड़े द्वीप देखने को मिलते हैं। आधिकारिक रूप से आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है, जो कि यूके का भी हिस्सा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये सुंदर सा देश केवल 84,421 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में 90वें रैंक पर आता है। इसकी ज्यादातर जमीन पर पानी है और केवल 15 से 20% हिस्से पर ही यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ये है देश की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर डबलिन, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ नौकरियां हैं, आधुनिक तकनीक है, इंटरनेट है, साफ सुथरी सड़कें हैं और शानदार यातायात के साधन हैं। इसके अलावा डबलिन शहर का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इस शहर को आज से लगभग 1200 साल पहले बसाना शुरू किया गया था, जिसे बसाने वाले थे वाइकिंग्स। वाइकिंग एक समूह था जो अपने जमाने में मशहूर योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने यूरोप के कई उत्तरी बर्फीली देशों में जाकर रहने की शुरुआत करी थी और उन्हीं में से ये एक शहर था। वाइकिंग्स ने यहाँ एक काली झील देखी और फिर उसी के किनारे बसते चले गए। ये जो नाम है डबलिन, असल में उसका मतलब भी काला तालाब होता है। इस पूरे शहर के बीचों बीच से एक नदी बहती है, जिसे लिफी कहा जाता है। ये नदी इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है। एक तो साउथ डबलिन, जो कि समृद्ध है। इस तरफ ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन कैस्टल और सेंट स्टीफन ग्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा जो कि नॉर्दर्न डबलिन है, उस हिस्से में ओकॉनेल स्ट्रीट, क्रॉक पार्क और फिशबॉरग देखने को मिलता है। इस खूबसूरत देश की आबादी 52,55,000 के आसपास है, जिसमें से 49% पुरुषों की संख्या है और 51% महिलाओं की। देश के 85% लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं, जबकि 1 से 2% में मुस्लिम हैं और 1 से 2% में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। जबकि 10 से 11% में यहाँ पर किसी भी धर्म पर यकीन ना करने वाले लोग हैं। इस छोटे से देश में बहुत सारे किले और महल मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है ये एशफोर्ड का किला। ये एक शानदार किला है जिसे 12वीं शताब्दी में रिचर्ड डे बुर्ग ने बनवाया था। वो एंग्लो नॉर्मन परिवार का हिस्सा थे, जो उस समय आयरलैंड पर राज किया करते थे। उन्होंने उस समय इतने बड़े और सुंदर किले का निर्माण करवाया था ताकि वो यहाँ से अपने शहर की रक्षा कर सकें। उनका शाही परिवार भी इसी किले में रहा करता था। आज ये किला एक बहुत ही महंगे होटल में बदल चुका है, जहाँ करोड़पति अरबपतियों की शादी होती है, उनके बच्चों की शादी होती है। ये ठीक उसी तरह से आज इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह हमारे भारत में उदयपुर के महलों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको चारों तरफ शाही होने का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि आप तो सचमुच में राजा ही बन गए हों। इसी तरह का एक और ऐतिहासिक किला है जिसे डबलिन कैस्टल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक सुंदर बगीचा है, शाही चैपल है और स्टेट अपार्टमेंट भी है। इसे 1000 साल पहले बनवाया गया था, जो देखने पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किला इतना ज्यादा पुराना हो सकता है। आज के समय में ये एक सरकारी इमारत है और यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल भी। राजधानी डबलिन के अलावा यहाँ और भी कई सुंदर शहर हैं, जैसे गैलवे, कॉर्क, लिमरिक, किल्लैनरी और स्लीगो। जैसा कि ज्यादातर यूरोपीय देशों में करेंसी के रूप में यूरो इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसा यहाँ पर भी यूरो ही करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और अभी के समय में 1 यूरो की वैल्यू 88 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के लोगों को आयरिश कहा जाता है। इन्हें डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन ये पक्के फर्श या फिर लकड़ी के फर्श पर नाचते हैं और पैरों में खास जूते पहनते हैं ताकि पैरों से एक धुन बना सकें। वैसे तो राजधानी में बहुत सारे म्यूजियम हैं, लेकिन देश का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम आपके सामने है। इसका नाम है द नेशनल म्यूजियम ऑफ आयरलैंड। इस म्यूजियम में देखने को मिलता है
आयरलैंड का इतिहास, कला, संस्कृति और दस्तावेज। मुख्य रूप से इस पूरे म्यूजियम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आर्कियोलॉजी सेक्शन, दूसरा डेकोरेटिव आर्ट्स और इतिहास का सेक्शन, तीसरा नेचुरल हिस्ट्री का सेक्शन और चौथा मध्य युग का सेक्शन। यहाँ आपको उस दौर के बर्तन, पत्थर, तलवारें, ढाल देखने को मिलेंगे। सैकड़ों साल पहले किस तरह यहाँ पर रहने वाले लोग सोने के जेवर पहनते थे, राजा किस तरह अपने सोने के जेवर बनवाते थे, कैसे हजारों साल पहले इन सोने के पत्थरों को निकालकर तराशा जाता था, उन्हें पिघलाकर इतने सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। इसके अलावा बहुत से चित्र और कला भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। क्योंकि आयरलैंड में रहने के लिए नाव होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ आपको उस जमाने की नाव तक देखने को मिलेगी। वाइकिंग योद्धाओं के 1200 साल पुराने खंजर, तलवार और दूसरे हथियार तक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लोह युग के इंसानों की मृत शरीर की प्रदर्शनी भी यहाँ नजर आएगी, जो वैज्ञानिक और रिसर्च के मुताबिक उस जमाने में भगवान को भेंट के रूप में खुद को चढ़ाने की परंपरा बताते हैं। इस बारे में यहाँ कई लिखित रूप से पेपर भी चिपकाए गए हैं। इस पूरे म्यूजियम को देखने, घूमने और यहाँ रखी चीजों को जानने के बाद लगभग इस देश के इतिहास, कला और संस्कृति को अच्छे से समझा जा सकता है। आयरलैंड एक लौता ऐसा देश है जिसकी आबादी 1840 में जितनी थी, उसके मुकाबले यहाँ अब बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्योंकि आज से लगभग 1700 साल पहले इस देश में ऐसी भुखमरी आई थी कि आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे। इसीलिए आज के समय में जो आयरलैंड के द्वीप हैं, वो ज्यादातर खाली पड़े हैं। अपनी आबादी को बढ़ाने और इन द्वीपों पर लोगों को बसाने के लिए आयरलैंड की सरकार दूसरे देश के लोगों को अपने इन द्वीपों में बसने, आबाद करने के लिए 71 लाख रुपए तक की योजनाएं दे रही हैं। इसके अलावा आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है, जहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों को पूरे नियमों के साथ निभाते हैं। यहाँ बहुत सारे किले, राजमहल और आधुनिक इमारतों का संगम एक साथ देखने को मिलता है। अगर हम स्विट्जरलैंड की एरिया की बात करें तो ये कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। स्विट्जरलैंड का एरिया केवल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 96वां बड़ा देश है। लेकिन यहाँ की इकोनॉमी बहुत से देशों से काफी ज्यादा मजबूत है और स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम तो पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपने स्विस बैंक के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े अरबपति व्यापारी लोग अपना पैसा रखते हैं। वो बैंक कहीं और नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। इस सुंदर देश में 89,22,000 लोग रहते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ पर 1 लाख महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे स्विट्जरलैंड के मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ आबादी का केवल 70% हिस्सा ही स्विट्जरलैंड का मूल निवासी है, जबकि 30% जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों से, जैसे कि जर्मनी से, रोमानिया से, सर्बिया से, कोसोवो से और तुर्की के साथ साथ बहुत से यूरोपीय देशों से आकर बसे हुए हैं। इसमें बहुत से छात्र हैं, बहुत से व्यापार कर रहे हैं और कुछ केवल अधिक पैसे होने के कारण अपना जीवन इस खूबसूरत देश में बिता रहे हैं। इसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड के लोगों में धार्मिकता को देखें तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को खास नहीं मिलता। केवल एक धर्म के लोग यहाँ पर नहीं रहते। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, जैसे कि 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जिसमें ईसाइयों की अलग अलग शाखाएं जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। इसके अलावा 5 से 6% लोग इस्लाम पर यकीन करने वाले हैं, जो खासतौर पर तुर्की से आए हुए हैं, कोसोवो से हैं और बोस्निया से हैं। इसके बाद आते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, जो आबादी में 2 से 3% हिस्सा रखते हैं। साथ ही साथ यहूदी और बौद्धिस्ट भी यहाँ कुछ संख्या में देखने को मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसे लोगों की काफी संख्या है जो किसी भी मजहब, धर्म पर यकीन नहीं रखते।
लगभग 25 से 30% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी, इसका नाम है बर्न। ये देश की राजनीति का केंद्र है। इस शहर में स्विट्जरलैंड की राजनीति के दफ्तर और प्रशासन के दफ्तर देखने को मिलेंगे। इस शहर को 12वीं शताब्दी में जहारिजेन परिवार ने बसाया था, जो कि मध्य युग में बहुत ही अमीर लोग हुआ करते थे। जब इस परिवार के 5वें राजा बर्गटोल्ड ने अपने शहर में एक बर्न नाम के भालू को देखा जो बहुत ही सुंदर और ताकतवर था, तो उन्होंने इस शहर का नाम बर्न रख दिया और तब से अब तक ये शहर बर्न के नाम से ही जाना जाता है। साल 1848 में इस शहर को पहली बार आधिकारिक रूप से स्विट्जरलैंड की राजधानी होने का दर्जा मिला था, क्योंकि ये शहर ऐतिहासिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनैतिक रूप से काफी अहम और खास है। इसीलिए साल 1983 में यूनेस्को ने इस शहर को अपनी लिस्ट में रखा है। यहाँ आपको मध्यकाल की गलियां, चित्रकारी, मूर्तियां, इमारतें, किताबें, बाजार और म्यूजियम में रखी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जो न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि 500 साल पहले यहाँ पर लोग किस तरह से अपने सबसे खास शहर को, खास टाउन को और अपनी अहम इमारतों को बनाया करते थे। कैसे स्विट्जरलैंड के लोग पेंटिंग में रुचि रखा करते थे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में अब तक आपने जितनी भी साफ सफाई या सड़कें देखी हैं, उसी से साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने शहरों को साफ रखने में कितनी मदद करते हैं। लेकिन आपको हम जो अब बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप पूरी तरह से चौंकने वाले हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब इंसान घूम रहा है, उसे प्यास लग जाए, वहाँ कोई नदी या फिर झरना बह रहा हो, स्विट्जरलैंड में आप किसी भी नदी का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी नदी का, किसी भी झरने का पानी डायरेक्ट पी सकते हैं अपनी अजूरी में भरकर। यहाँ की नदियों का पानी, झरनों का पानी इतना साफ है कि अगर आपको प्यास लगी है, बिना कुछ सोचे समझे बेफिक्र होकर इन नदियों से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ की सरकार ने स्विमिंग को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। यहाँ आप कहीं भी किसी भी नदी में तैर सकते हो, अपनी नाव चला सकते हो और इसी वजह से जैसे ही मई का महीना आता है, लोग अपने घरों से हवा भरने वाली हल्की सी बोट लेकर इन नदियों के किनारों पर निकल पड़ते हैं। 2 मिनट में उसमें हवा भरते हैं और निकल पड़ते हैं एक लंबी नदी की सैर पर। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि भले ही यहाँ के लोगों को बोटिंग करना, नदियों में तैरना, नदियों के किनारे बैठना पसंद है, वहाँ पर पिकनिक मनाना पसंद है, लेकिन यहाँ के लोग एक खाली पन्नी, एक बेकार का कूड़ा या फिर फलों के छिलके तक यूं ही नहीं फेंक देते। वो अपने बचे हुए कूड़े या पन्नी को अपने बैग में ही रखते हैं और समय मिलने पर डस्टबिन में ही डालते हैं। इसके अलावा अगर जो कूड़ा कचरा कभी नदियों में आ भी जाता है, तो यहाँ तुरंत उसे साफ कर दिया जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपनी नदियों को, झरनों को, झीलों को पिछले बहुत से दशकों से साफ रखता आया है, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। दोस्तों, अभी भी इस देश के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के चलते हम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन भविष्य में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।